ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बरकरार है और निफ्टी अब मजबूती से 25,000 के ऊपर टिक रहा है। सिर्फ 25,000 नहीं बल्कि 25,100 के ऊपर जाकर दमखम दिखाने की कोशिश है। हालांकि आज तेजी कल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन ये एक राहत की चीज है कि यह बाजार जो कड़वी यादें हैं उसको पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ कुछ अनिश्चितताएं अभी भी है। टैरिफ को लेकर क्या होगा ये अभी क्लैरिटी इसको लेकर नहीं है। रूस यूक्रेन कब युद्ध रुकेगा इसको लेकर चीजें साफ नहीं है। बैठकें की हैं ट्रंप ने पुतिन के साथ और ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन अनसर्टेनिटी है। और एक और चीज जो बाजार को थोड़ा मेंटली परेशान कर रहा होगा वो है एफआईज कब तक लौटेंगे, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या भारतीय बाजार के वैल्यूएशन अभी भी हाईज हैं। ये तमाम मसले हैं और इस पर चर्चा करेंगे। एक धुरंधर एक्सपर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं हेलिस कैपिटल के दिनशा ईरानी। दिनशा सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बाजार अब रिकवरी दिखा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो भारत की जो अपने मैक्रोज हैं, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है बाजार के लिए काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अब जो हमने थोड़ी सी कमजोर यादें, कड़वी यादें जो देखी है करीब पिछले 2 हफ्ते पहले, क्या उसको बाजार पीछे छोड़ चुका है और अब तेज रफ्तार के लिए तैयार है यहां से? अभिषेक जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभिषेक जी, एक्चुअली हमें भी यही लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, वर्स्ट इज ओवर, सबसे बुरा जो समय था वो शायद बीत गया है और आगे चल के थोड़ा पॉजिटिव जो ग्रीन शूट्स है वो हमें ज्यादा दिख रहे हैं रादर नेगेटिव न्यूज। और एक्चुअली जैसे आपने बोला, नेगेटिव न्यूज में शायद ये जो टैरिफ है वो मुझे लगता नहीं है इतना ज्यादा नेगेटिव, मतलब है, नेगेटिव न्यूज है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि एस&पी, जिसको भी पता था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ है और 25 और लग सकता है, उसके बावजूद उन्होंने BBB- का BBB कर दिया, अपग्रेड कर दिया इंडिया का सोवरेन रेटिंग। तो ऑब्वियसली उनको भी पता है कि इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो सकता इसके चलते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हमारी स्ट्राइड में ले लेंगे हम लोग। जो सबसे बड़ा हमारा जो नेगेटिव था वो अर्निंग्स ग्रोथ था। अर्निंग्स ग्रोथ का तो ऐसा है कि आपने जून क्वार्टर देखा, अर्निंग्स ग्रोथ काफी हद तक ठीक था, मतलब इतना खराब भी नहीं था जितना हमने सोचा था। 9.5-10 के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ आया S&P 500 का। लेकिन उसमें भी काफी कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हुई है मेनली कमोडिटीज लेड स्टॉक में और NBFCs में, BFSI में रादर। तो इसलिए वो इतना बढ़िया नहीं माना जाता है, क्योंकि आपने देखा कि उसके बाद भी निफ्टी का अर्निंग्स में करेक्शन हुआ है, मतलब 1% आसपास काटा है सबने निफ्टी के अर्निंग्स करंट ईयर के और अगले साल के भी। लेकिन सितंबर का जो क्वार्टर होगा, जो हमने एक्चुअली पहले तो सोचा था बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जीएसटी के चलते, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट शायद जीएसटी के जो रिवाइज रेट्स हैं उसका अनाउंसमेंट शायद मिडल ऑफ सितंबर में आएगा, तो तब तक मुझे लगता है थोड़ा डिमांड कर्टेल हो जाएगा तब तक। लेकिन फिर भी सितंबर का जो लास्ट ईयर का बेस है, सितंबर 24 का, वो नेगेटिव बेस था। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बेस के चलते एक हमें लग रहा है कि ग्रोथ काफी अच्छी दिख सकती है आपको सितंबर में। तो इसलिए ग्रोथ वाइज इंडिया का पिकअप चालू हो गया। अभी यहां से जैसे ही जीएसटी कट होगा, और हमारा तो यही मानना था कि जिस हिसाब से आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है सिस्टम में, इंटरेस्ट रेट काटे हैं, तो ऑब्वियसली चीप मनी आपको मिल रहा है और उसको एक चिंगारी चाहिए इस लिक्विडिटी को एक आग में बदलने के लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जीएसटी ही शायद जो कट हुए हैं, ड्रास्टिक कट एक्सपेक्टेड है जीएसटी रेट्स में, वही एक कंज्यूमर के लिए एक चिंगारी हो सकती है, जो जाके, और वैसे भी फेस्टिव सीजन के साथ टाइम किया है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको काफी अच्छी डिमांड ग्रोथ दिख सकती है और उसके चलते ऑब्वियसली फंडामेंटल भी इंप्रूव हो सकते हैं यहाँ से। नहीं, ये चीज आपने बहुत सही कही सर, और आपकी मैं अभिव्यक्ति की दाद देना चाहूंगा। आपने जो ये कहा कि लिक्विडिटी का फोर्स था, बस उसको चिंगारी चाहिए थी, वो सरकार ने देने का काम किया है और उम्मीद करके चलेंगे कि सितंबर में हो जाए, ताकि जो थोड़ी सी ये सुस्त पड़ रही होगी कंजम्पशन डिमांड वगैरह, ये बेहतर निकल के आ जाए। एक शेयर है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा सर आपसे, अगर आप कंफर्टेबल होंगे, अगर आपके कंप्लायंस अलाउ करेंगे तो आप इस पर जवाब दीजिएगा। क्योंकि ओला को लेकर हम देख रहे हैं कि अब तमाम जो फंड्स हैं सारे के सारे बुलिश हो रहे हैं। आपके फंड्स ने भी ओला को पोर्टफोलियो में ऐड किया है।
पहले सब बेयर थे, हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ तमाम फंड्स ने उसको बाय किया है। सर ऐसा क्या दिख गया ओला में लोगों को, मतलब ऐसी क्या नजर आया कि सारे के सारे फंड्स चाह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक को खरीदना? जी देखिए, एक्चुअली मैं स्टॉक की बात नहीं करता, बट ओला अभी आ गया हमारे पोर्टफोलियो में। आई मीन डिस्क्लोज हो चुका है, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। तो ऐसा था, ओला में ऐसा था जी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था उनका। एक तो था कि मार्केट शेयर लॉस रेगुलर था, क्योंकि जनरेशन वन उनके जो बाइक्स थे इतने बढ़िया नहीं थे। जनरेशन टू फिर भी ठीक था, लेकिन वन वॉजंट दैट ग्रेट। और दूसरा जो, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मार्केट शेयर, उनके लॉसेस ऑल्सो वर मूविंग अप, और काफी उनके जो खर्चे थे वो मेंटेनेंस वगैरह में जा रहे थे, बाइक की गारंटीज वगैरह में जा रहे थे। तो जब इनका ये क्वार्टरली नंबर आया, जो जून का क्वार्टर नंबर आया, पहली चीज तो उन्होंने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाया था मार्च के क्वार्टर के चलते। जो नंबर थे जून के, वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुके थे ऑन द मार्जिन फ्रंट। और जो एक्चुअली मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हम ऐसे इम्प्रूवमेंट लाएंगे वगैरह, वो उन्होंने अचीव किया था। और जून में भी वापस उन्होंने रिट्रेट किया, जून क्वार्टर में, मतलब जुलाई में जब उन्होंने डिस्क्लोज किए नंबर, उन्होंने ये भी वापस रिट्रेट किया कि मैं कैसे ये करूंगा। और एक्चुअली हमें ये जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, हमें याद दिलाई हमारी जोमैटो की। जब हमने पिक किया था, वो भी शायद यही भाव थे, आसपास उधर ही भाव थे। कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 40 रुपए में स्टॉक को देखते हैं, पर कोइंसिडेंस था कि उस भाव भी सेम ही थे। और वहां पे भी मैनेजमेंट ने काफी एफर्ट डाला था इन्वेस्टर को समझाने के लिए कि कैसे मेरे पाथ टू प्रॉफिट आने वाला है। और यही हमें लगा कि यहाँ पे भी ये मैनेजमेंट ये कर रही है। जनरेशन 3 उनके बाइक्स लॉन्च होने वाले थे, हो भी गए। और इनफैक्ट जो कमेंट्री अराउंड दैट जेन 3 जो बाइक्स आई है उनकी, वो भी बहुत बढ़िया है। और आपने देखा ये पूरा टेक सेक्टर है एक्चुअली। टू व्हीलर शायद बनाते होंगे, लेकिन ऑल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी खुद की बैटरीज निकाली है, जो फेराइट, मतलब सॉरी, अपना रेयर अर्थ फ्री बैटरीज हैं। तो इसलिए डिपेंडेंस भी कम हो रहा है उनका इंपोर्ट्स पे, इंडिजिनस डेवलप किए। ये सब देख के हमें लगा कि यहाँ से अभी शायद इसमें आने का मौका है। फेथ था मैनेजमेंट में, ऑब्वियसली टेक से भी मैनेजमेंट है, तो फेथ तो है ही। तो इसलिए हमने बोला चलो जी देख लेते हैं, यहाँ से शायद खोने लायक बहुत कम है और गेन पाने लायक बहुत ज्यादा है। तो यही सोच के हमने इसमें एंट्री की। ठीक है। नहीं, बढ़िया है सर। अच्छा होता है ना कि जैसे आपने मान लीजिए कोई शेयर खरीदा, अब आपके रैशनल क्या है, आपकी सोच क्या है, ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए। और ये सारे के सारे शेयर क्या नहीं, थोड़े फैंसी स्टॉक्स हैं। कितने पैसे बनाए कितने नहीं बनाए वो चर्चा तो बाद में होती है, लेकिन अब ये जरूर है कि अब ये 2 दिन में जो ताबड़तोड़ तेजी हुई, आज हालांकि थोड़ा ब्रीदर ले रहा है शेयर, 50 रुपए के ऊपर तो ना जाने कितने दिनों के बाद ये शेयर लौटा, तो इसके बारे में पूछना जरूरी था। एक और स्पेस जिसके बारे में भी चर्चा खूब होती है, और वो भी दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, जोमेटो भी है, स्विगी भी है। आपने जोमेटो का भी नाम लिया भी है, स्विगी को भी आपने शामिल किया है। चर्चा ये होती है कि ग्रोथ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इतने ज्यादा है कि लोग थोड़े से डरते हैं। तो सर जरा डर दूर कीजिए कि ये वैल्यूएशन क्यों जस्टिफाइड आपको लगे, इसके बावजूद भी आप क्यों इन्वेस्टेड हैं। जरा इसके बारे में अपनी राय दीजिए। पहली चीज तो अभिषेक जी, मैं ये बता दूं, मैं किसी को खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ हमारा रैशनल दे रहा हूँ। तो इसलिए हमारे रैशनल के हिसाब से आप ऐसे मत नहीं सोचिए सर, आप कि अपने ये रैशनल दीजिए, बाय जिसको जो है। समझना होगा समझ लेंगे हाँ जी, वो। वही तो, ये कैवियट है। और हमारे पास होल्डिंग है इन सबकी, तो ऑब्वियसली वी आर बुलिश ऑन द स्टॉक्स। सो एनीवे, तो हाँ, स्विगी जोमेटो का सर पोटेंशियल, सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है, और ग्लोबली ये सब मॉडल सक्सीड हुए कि नहीं हुए। प्लेटफॉर्म कंपनी है अल्टीमेटली, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है। ये प्लेटफॉर्म पे वो आपको ई कॉमर्स बेचते हैं, क्विक कॉमर्स बेचते हैं, डेली ग्रोसरीज बेचते हैं, खाना बेचते हैं। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म इनको बोलते हैं, कंपनीज बोलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कंपनीज में पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि ग्लोबली सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं मॉडल, और ये एस्टैब्लिश्ड है। आप चाहे चाइना का मितवान देख ले या यूएस का डोर डैश देख ले, दोनों काफी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, और एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है लिटरली, क्योंकि ये एक्चुअली डुओपोली या तो मोनोपोली हो सकती है इस सेक्टर में। ये भी हमने ग्लोबली देख लिया, हर एक आप मार्केट में देखिए, एक या दो ही प्लेयर होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और आप ये सोचिए कि ये तो जैसे चाइना का
जो मितवान है उसके तो मार्केट कैप अनाप शनाप हो गई है। और दूसरा जो आप देखिए इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है, आज की तारीख में शायद 2 करोड़ या 3 करोड़ लोग ही हैं जो रेगुलरली आपके ये प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, लेकिन द फैक्ट इज पोटेंशियल 40 करोड़ लोगों का है। तो आप सोचिए पोटेंशियल कितना बढ़िया है यहाँ पे। तो इसी पोटेंशियल को देख के, और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी का कोई सवाल ही, मतलब कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं ये लोग। ऑब्वियसली बीच बीच में कंपटीशन आता है, उसको ओवरटेक करने के लिए थोड़ा आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपने वो भी देख लिया कि यहाँ पे भी कंपटीशन ज्यादा टिकता नहीं है। जो अभी एक नया नाम आया था वो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा इस स्पेस में। तो इसलिए इस्टेब्लिश प्लेयर्स की ही वही विनर हो सकते हैं। इसलिए हमने पहले सिर्फ एक लिया था, फिर दूसरा जैसे ही कंपटीशन ओवरकम हो गया दूसरा प्लेयर भी हमने ले लिया है। तो इसलिए हमें लग रहा है यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली अर्निंग ग्रोथ विल फॉलो फ्रॉम हियर। ठीक है, अर्निंग ग्रोथ यहां से फॉलो करेंगे। दिनशॉ सर, एक आखिरी सवाल मैं कंजम्पशन को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि तमाम लोग कह देते हैं कि नहीं कंजम्पशन में अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा ही ये सेगमेंट कि मतलब फुटवेयर भी है, टेक्सटाइल भी है, अपैरल भी है, एफएमसीजी भी है, ऑटो भी है, हॉस्पिटैलिटी भी, उसमें आप जोड़ लीजिए। आपको कौन सा सेगमेंट सही लग रहा है? हालांकि अगस्त हम अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो जिनको डेटा में इंटरेस्ट है कि पिछले 16 साल में से 11 साल तो अगस्त में पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं एफएमसीजी में। एफएमसीजी अगर यहां से अगर ये सेक्टर इसको और गर्म होना है, लोग कहां पर फोकस करके चले? जीएसटी के चलते तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। जैसे मैं बोलता हूँ कि थोड़े पैसे बच जाएंगे मेरे जीएसटी को कम होते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं मैं 4 बार अपने दांत ब्रश करूंगा या 5 बार नहाऊंगा दिन में, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला एटीट्यूड में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पैसे बचेंगे, एक्चुअली जीएसटी का जो मेजर इम्पैक्ट है वो ऑटो स्पेस में होने वाला है, वो तो ऑब्वियस है, और मेनली टू व्हीलर में होने वाला है, क्योंकि जो 28% का स्लैब है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 18 पे आ जाएंगे। तो इसलिए 9-10% कम हो जाएंगे आपके टू व्हीलर के प्राइसेस। तो एंट्री लेवल टू व्हीलर में जो भी है वो आई थिंक विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। इनफैक्ट हमारे पास शायद ही हमने कभी पहले कभी 4 टू व्हीलर प्लेयर रखे होंगे। 2 तो ईवी वाले हमने ऑलरेडी है, हमारे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोज्ड है, और बजाज ऑटो भी हमारे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोज्ड है, और एक और हमने प्लेयर रिसेंटली लिया है टू व्हीलर में जो एंट्री लेवल टू व्हीलर्स में है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा अपसाइड है रादर देन एनीथिंग एल्स। और प्लस जो आपके जब पर्स में आपको डिस्क्रिशनरी के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक टूरिज्म वगैरह काफी पिकअप होगा। तो इसलिए हमें ये सब स्पेस ज्यादा पसंद है देन एनीथिंग एल्स। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी में इतना नहीं है, ना ही हमारा एफएमसीजी में इतना ध्यान है आज की तारीख में। ठीक है, डिस्क्रिशनरी एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, ऑटोज़ में फ़ायदे आपको बन सकते हैं और वो बनते हुए दिख भी रहे हैं। दिनशॉ सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ आज फिर से जुड़ने के लिए। सर, गुजारिश है कि